क्या है, इन्होंने दिया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ठीक है, तो दो चीज़ें दे रखी हैं कि एक तो दे रखा है एक पोल. इसको बोल दीजिए ए बी सी. ए बी सी तो वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो इसको आप बोल दीजिए ए बी की लेंथ बोल दीजिए 6 मीटर एंड दिस ए बी इज योर पोल. ये पोल है, ठीक है. उसके बाद वो बोल रहे हैं वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी ये शैडो वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं पर सन होगा, यहाँ पर सन होगा. तो ये जो दे रखा है आपको, ये जो एंगल है इस एंगल को बोल दीजिए थीटा. हम ये कहते हैं कि जब भी कभी हाँ नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अभी, ये आपका ट्राइंगल्स ही है. लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है या एक पोल है या एक टावर है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और हम बात करते हैं सेम टाइम की. सेम टाइम का मतलब मैंने सोचा कि मान लीजिए चलिए दोपहर के 2 बजे हुए, तो दोपहर 2 बजे सन जो है वो सेम एंगल बनाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके साथ सेम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि मान लीजिए सन की एक पर्टिकुलर हाइट है, तो अर्थ पर किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो जाएं, अर्थ पर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं. ऐसा नहीं कि आप ये कहने लगे कि नहीं मैं तो अमेरिका में खड़ा हूँ और एक बंदे को मैं इंडिया में खड़ा करूँगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना. हाँ जी बोलिए सर. आज स्कूल में यही वाला क्वेश्चन कराया था, मैं एप्लीकेशन पे खत्म हो गया स्कूल में, तो सन वाला ही कराया था कि सन है और वो टावर, मतलब एक टावर है और वो शैडो बना रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, और बाद में थोड़ी देर बाद वो सन जब थोड़ा ऊपर आता है तो वो 30 डिग्री हो जाता है क्वेश्चन. ऐसी था. ठीक ठीक ठीक. चलिए वो तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे. फिलहाल आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं पर भी मतलब किसी भी जगह पर हम खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई ग्राउंड बना हुआ है, कहीं पर भी हम रोड पर खड़े हुए हैं, तो रोड पर अगर मान लीजिए 10, 15, 20, 50 या 100 मीटर की दूरी पर भी अगर हम खड़े हुए हैं ना, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सन का जो अर्थ से डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में वो जो दूरी है 100, 50 या 500 मीटर की जो दूरी है वो दूरी कुछ दूरी नहीं होती, क्योंकि सन का अर्थ के कंपैरिजन में डिस्टेंस कितना होता है, लाखों किलोमीटर में, और उस लाखों किलोमीटर के सामने 100-500 मीटर कुछ नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता है. तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर एक जगह पर एक पोल है, तो उस पोल को मैं जिस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से पर मैं खड़ा होकर और इस पोल के टॉप से होते हुए मैं सन को देखूं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ और कोई मेरे से कहता है कि भाई आप बिल्डिंग के टॉप को देखो, तो हमारी गर्दन थोड़ी सी ऐसे ऊपर हो जाएगी हम जब टॉप को देखेंगे. तो अगर मैं बिल्कुल सीधा है मेरा लाइन ऑफ साइट, तो दैट इज़ जो सीधी स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन. वो क्या होती है, वो एक तरह से एक्स एक्सिस होती है, ठीक है. और जैसे हमने इस स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट से थोड़ा सा अपने गर्दन को ऊपर करा, तो इसका मतलब लाइन ऑफ साइट सीधी थी और हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो गई. तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या है, आप अपनी गर्दन को एलिवेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं. अगर आप टॉप पर खड़े हुए हो और टॉप से खड़े होकर नीचे की किसी चीज़ को देखते हो, दैट मीन्स आप अपनी गर्दन को झुका रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एलिवेशन और डिप्रेशन वैसे तो सेम ही, एंगल जो है ना, एंगल तो इक्वली होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन. एलिवेशन का मतलब ये है कि आप ज़मीन पर खड़े होकर ऊंचाई वाली किसी चीज़ को देख रहे हो, और डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप ऊपर से खड़े होकर नीचे वाली किसी चीज़ को देख रहे हो. ये एंगल दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में. अच्छा,
यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेम टाइम उन्होंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोल है ना 6 मीटर का, और उस पोल के साथ साथ दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया है किसका, एक टॉवर का। तो टॉवर की हाइट हमें नहीं पता, इसको बोल दो पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। टॉवर जो है इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसको बोल दिया आपने टॉवर, और इसकी हाइट हो गई h। तो ये शेडो कितनी बना रहा है, शेडो की लेंथ कितनी बना रहा है, एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट द शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो टॉवर की शेडो बन रही है 28 मीटर लॉन्ग, इतनी लेंथ की बन रही है टॉवर की शेडो। और ये जो पोल है, पोल की शेडो बन रही है कितनी, 6 मीटर का तो वर्टिकल पोल है, और शेडो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग। तो जब भी कभी हम सेम टाइम की बात करते हैं ना, तो बेटा ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होगा जब हम सेम टाइम की बात करते हैं। सेम टाइम का मतलब क्या है कि भाई उसी टाइम पर हम शेडो का जो आखिरी कॉर्नर है उससे खड़े होकर पोल के टॉप पर देखते हैं। इसी तरीके से टॉवर का जो शेडो है उसके आखिरी कॉर्नर पर खड़े होकर हम टॉवर के टॉप को देखें, तो हमारा जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि भैया आप ये एच बताइए, कैसे बताएंगे, देखिएगा इसमें क्या करना होगा हमें। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये कहेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रैकेट में इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, पहली चीज। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा, और इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन is equal at the same time of observation, at the same time of observation। सेम टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप अगर दोपहर के 2 बजे चेक कर रहे हो, दोनों को आप एक पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हो दोपहर के टाइम पर, तो आप कहोगे कि सेम टाइम पर चेक कर रहे हो 2 बजे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम बनेगा। तो ये हमने देखा कि 2 एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। हमारे लिए सिमिलैरिटी के लिए बस इतना ही सफिशिएंट होता है, बस लिख दीजिए बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria triangle ABC is similar to triangle PQR। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसका देखिए पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या हो गया AB, इट इम्प्लाइज दैट AB, और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या हो गया PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या हो गया BC, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट हो गया QR, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू इसका पहला और बेटा ठीक है। तो AB अपॉन PQ, अब आप ये देखिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना PQ, ठीक है। तो क्या जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। AB की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ लिखिएगा 6, PQ की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वो कैलकुलेट करनी है। BC कितना है 4 और QR कितना है 28, ठीक है। और AC अपॉन PR ये मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 2 रेशो आ गए, 2 रेशो से ही हमारा काम हो जाएगा। हमें तो H निकालना है ना, हाइट ऑफ टावर।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4h और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 into 28, 4 1 4, 4 7 28, तो 6 7 कितना हो गया 42, तो h इज इक्वल टू 42 मीटर, मतलब टॉवर की जो हाइट है वो 42 मीटर है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, वो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR। तो क्वेश्चन 16, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, तो बना लीजिए। ABC, ऐसे ही एक ट्रायंगल है PQR, ABC और PQR। अब इसमें देखिएगा कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। अभी ट्रायंगल्स कर रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। कौन से स्कूल में आप? अच्छा सेम। तो अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है? यस सर। अच्छा, इसके बाद वही कर। तो यहाँ पर देखिएगा कि ABC और PQR, तो इस वाले ट्रायंगल का जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को डिवाइड कर देता है 50-50। तो AD इसका मीडियन हो गया, ऐसे ही PM इसका मीडियन हो गया। तो आप ये देखिएगा, मीडियन का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ BD और DC दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ही यहाँ पर QM और MR ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने दिया है हमको कि वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है टू प्रूव AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon PM, AD upon PM, ये चीज प्रूव करनी है। AB upon PQ is equal to AD upon PM। इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जब ABC और PQR दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो सिमिलर जब होते हैं ना ट्रायंगल के, एंगल D और एंगल M इक्वल है क्या? मीडियन है एंगल D और एंगल M नहीं, मीडियन जब भी दे रखा होता है तो मीडियन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए AD दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो AD लाइन है ना, ये ड्रॉप कहाँ पर होगी, A से स्टार्ट होगी तभी तो AD बनी, फिर ये BC को 50-50 में डिवाइड करेगी, मतलब ये सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करेगी, एंगल क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा
इसी तरीके से ये जो PM है ये क्या करेगा, इस QR को 50-50 में डिवाइड करेगा। एंगल क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। अब दोनों चीज एंगल दिया एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, बाइसेक्ट तो करेगा ना ना ना, एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। मीडियन का मतलब ये है कि जब AD बोल दिया उन्होंने तो इसका मतलब A और D, तो वो A से स्टार्ट हो रहा है और D तक जा रहा है। तो A से जब स्टार्ट होगा तो इसका मतलब A के अपोजिट कौन सी साइड पड़ेगी, BC पड़ेगी, तो इसका मतलब वो AD BC पर लाई कर रहा है, वो BC को बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह से जब ट्राइंगल PQR है तो उन्होंने बोला PM, तो इसका मतलब वो P से स्टार्ट हो रहा है और M तक जा रहा है। तो P से जो स्टार्ट हो रही है चीज वो ऑब्वियसली QR पर ही लाई करेगी, तो वो QR को बाइसेक्ट करेगा, उसका एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा जैसे दिया है ना ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इसमें बिल्कुल सीधा सीधा देखिए पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, हाँ AB, पहला दूसरा अल्फाबेट इसका AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PQ, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QR, तो BC अपॉन QR, फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट PR, तो BC अपॉन PR, ये हो गया। अच्छा, अब वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है भाई, ऐसा तब हो सकता है जब मैं ये कहूँ कि मेरा ये वाला ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल और PQM, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो, अपने आप ही हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो। तो आप ये देखिएगा जब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा, जो हमने देखा। और एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप जरा देखो यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट B और इधर बीच में Q, तो ये वाला एंगल B एंगल, एंगल B इस पूरे ट्राइंगल का, एंगल Q इस पूरे ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, वैसे जो तीनों पेयर हैं वो क्या क्या होंगे, इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल P, ये दोनों इक्वल होंगे। मुझे उससे कुछ करना नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। इस ट्राइंगल का एंगल C तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल का एंगल R तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पर जो दोनों लिखे हुए हैं वो भी आपस में इक्वल, फर्स्ट पोजीशन पर जो लिखे हुए हैं वो भी आपस में इक्वल। मुझे बीच वाली पोजीशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, उससे क्या होगा बताता हूँ। हम ये कहेंगे इस ट्राइंगल का कौन सा हो गया, एंगल ABC, और इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल हो गया, एंगल PQR। ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, हम देखिएगा ये जो इक्वेशन है इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सर एंगल B से लिया ना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा AB अपॉन PQ है हमारे पास, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। AB अपॉन PQ लिख दिया इज इक्वल टू, अगला लिखेंगे बेटा BC अपॉन QR। और मेरे दिमाग में पहले से ये है कि मैं ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा ABD और ये वाला PQM, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना चाहता हूँ। तो जब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो बेटा इसमें AC और PR तो लाई नहीं करता, कि छोटे ट्राइंगल में AC और PR तो लाई ही नहीं करता है, तो फिर मुझे AC अपॉन PR लेने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो भाई। तीन चीज़ें हैं, पहला रेशो, दूसरा रेशो, तीसरा रेशो, ये इक्वल है, हमने तीसरा हटा दिया, हम पहला और दूसरा लेकर चल रहे हैं बस। उससे क्या होगा देखिए, ये जो BC है इसमें क्या करो, हाफ ऊपर मल्टीप्लाई करो और हाफ नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। सर हाफ मल्टीप्लाई नहीं करा, सीधे लिख दिया कि B अपॉन Q लिख दिया, ठीक रहेगा? तो गलत हो जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन तो करेंगे ना, स्टेप्स तो लिखेंगे। सर BD तो बस BC का ही पार्ट है ना। हाँ, BC का ही पार्ट है, लेकिन मेरी बात सुनो कि हमें पार्ट उतना ही लेना है जितना हमारे काम का है। तो हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आधा मिलेगा इधर BD, और ऐसे ये इधर आधा मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे आधे से कर दिया। ठीक, आधे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हाफ BC। तो आप खुद बताइए भाई BC का हाफ कितना हो जाएगा, या तो BD ले लो या फिर DC ले लो, दोनों एक ही बात है। तो मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो BD लूँगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ कितना हो गया, BD। सिमिलरली QR का हाफ कितना हो गया, QM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, और यहीं पर आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR हम देख चुके हैं, तो एंगल ABC बोलो या एंगल ABD बोलो एक ही बात है, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए एंगल ABD। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है इसको आप पूरा PQR बोलो या PQM बोलो, मतलब तो सिर्फ इतने पोर्शन से, तो एंगल PQM बोल दो, एंगल PQM, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड BD अपॉन ये वाली साइड, तो दो साइड्स तो ये हो गई और दोनों साइड्स के बीच का एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक। तो लिखिएगा बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by SAS similarity criteria, triangle ABD is similar to triangle PQM. Triangle ABD और triangle PQM ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे बनेगा, देखिए पहला दूसरा अल्फाबेट AB, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PQ, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QM, तो BD अपॉन QM इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AD अपॉन इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट PM। यही मुझे प्रूव करना था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यहाँ से मुझे ये मिल गया, ये मेरे काम का नहीं है, इसको हटा दो। इट इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें प्रूव करना था, समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बता दें, ठीक है। चलिए सबको क्लियर है, आगे रहो। नंबर सब समझ, 1 मिनट वेट करिए बस, अब नया चैप्टर कर रहे हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट।